ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ सर्विस की बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई थी सर, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, है कि नहीं? सर हाँ सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ, बोलिए बोलिए। सर वो आपने जो प्रिंसिपल और एजेंट का केसेस समझाया था ना लास्ट क्लास में। हाँ 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 हाँ, बताइए। हाँ, उसमें एक केस था ना जब एजेंट इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम में इशू कर देता था जब कस्टमर को कुछ देता था। ओके, आप बोल रही हैं ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, ये कस्टमर है। प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स दिया और एजेंट ने कस्टमर को गुड्स दिया। हाँ सर। मेरा क्वेश्चन है कि जो एजेंट कस्टमर को गुड्स दिया वो किसके नाम पे दिया? प्रिंसिपल के नाम पे दिया या खुद के नाम पे दिया? प्रिंसिपल के नाम पे दिया। प्रिंसिपल के नाम पे, ठीक है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ सर, तो उस केस में क्या होगा, आपने क्या बोला था, मैं भूल गई। मैं आपको बोला, सुनो, मैं आपको बोला प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेजा, एजेंट ने कस्टमर को गुड्स पास ऑन किया। मेरा अब दो कंडीशन इसमें आता है कि पास ऑन करते समय वो गुड्स में प्रिंसिपल का स्टिकर निकाल के खुद का स्टिकर लगाया, या फिर प्रिंसिपल का जो स्टिकर लगाया हुआ था प्रिंसिपल के नाम का वही पास ऑन कर दिया। क्या समझ में आ रहा? दो अगर, तो मेरा आंसर है ये है कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेजा और एजेंट खुद का गुड्स उठा के, मतलब कि एजेंट गुड्स उठा के जो प्रिंसिपल का स्टिकर लगा हुआ था, प्रिंसिपल का स्टिकर लगा था वही एज इट इज पास ऑन कर दिया किसी कस्टमर को, तो वो इस शेड्यूल में नहीं फॉल करेगा। पहला केस, ये शेड्यूल में सप्लाई में फॉल नहीं करेगा। ये पैराग्राफ में कौन सा पैरा आपका कंपल्स, मतलब कि आपका कंसिडरेशन के विदाउट भी सप्लाई मानेंगे, वो उसमें फॉल नहीं करेगा। कौन सा कंडीशन में? जब एजेंट कस्टमर को गुड्स पास ऑन कर रहा है इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। ये समझ में है? दूसरा केस ये हो सकता है कि सर गुड्स आया एजेंट के पास, एजेंट ने प्रिंसिपल का लेबल हटा दिया, साइड में कर दिया और अपना लेबल चिपका के कस्टमर को पास ऑन कर दिया। इन दैट केस गुड्स सेंड बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विल बी टर्म्ड एज सप्लाई एज पर शेड्यूल। क्लियर है? इसको पढ़ते हैं। देखो, ये पढ़ो, क्लियर सर्कुलर। इफ द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई, if the invoice for further supply is being issued by agent, if the invoice for further supply is issued by agent to the customer in the name of the principal, किसका नाम है? प्रिंसिपल का। such agent shall not fall within the ambit of शेड्यूल 1। इन दैट केस अगर प्रिंसिपल के नाम का गुड्स भेज रहा है तो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में वो सप्लाई नहीं मानेंगे। कंडीशन है, समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं ऊपर से नीचे ही ला गया क्या? अच्छा ठीक है, वन पढ़ता हूँ। वेयर द गुड्स बीइंग प्रोक्योर्ड बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, in if where goods being procured by agent on behalf of principal are invoiced in the name of agent। गुड्स क्या किया? बाहर से प्रोक्योर किया। कौन किया प्रोक्योर? एजेंट। ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड इनवॉइस्ड इन द नेम ऑफ agent, then further provision of said goods by the agent to the principal would cover by the
सेट पैराग्राफ। इस केस में प्रिंसिपल एजेंट में हम मानेंगे सप्लाई हुआ है। सर प्रिंसिपल एजेंट में सप्लाई हुआ कैसे बोल सकते हैं आप? गुड्स तो बाहर से खरीदा ना, गुड्स बाहर से खरीदा, प्रिंसिपल के बिहाफ में खरीदा ना, तो हम लोग मानेंगे इन दोनों में डीम्ड सप्लाई है। क्या सप्लाई? डीम्ड सप्लाई। शेड्यूल 1 इज डीम्ड सप्लाई, मान लेंगे सप्लाई है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? बर्लिना गुगई आप पूछ रही थी ना क्वेश्चन। हाँ हाँ सर, आ गया। आ रहा है? हाँ सर, आ गया। नहीं आ रहा फिर से बताऊंगा। नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है? एकदम लास्ट वाला, ये वाला पढ़ लेते एक बार। इफ द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट ऑन हिज ओन नेम, then any provision of the principal to the agent would fall within the fold of paragraph. रुको, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। ये एजेंट है और एजेंट के पास कस्टमर है, ठीक है। एक कंडीशन क्या हो रहा है, गुड्स गया, ठीक है, इसके पास से यहाँ गुड्स गया, एजेंट का नाम राम था और इसका अमन, क्लियर है? राम था और अमन। गुड्स जो गया है, तो इसमें जो गुड्स गया है ना, उसमें राम का नाम था, सोल्ड बाय राम। आ रहा समझ में? गुड्स सोल्ड बाय राम। इन दैट केस हम मानेंगे इन दोनों के बीच में सप्लाई नहीं है, इन दोनों के बीच में सप्लाई नहीं है। किसके सप्लाई है? राम और राम और कस्टमर के बीच में, क्लियर है? आ रहा है समझ में? दूसरा कंडीशन, गुड्स गया और एजेंट उसको गुड्स भेजा अमन के बेस में, सोल्ड बाय अमन, ठीक है। तब माने जाएंगे ये सप्लाई है बिटवीन राम एंड, ये सप्लाई अंडर शेड्यूल 1, क्लियर? समझ में आ रहा है? कहाँ गया? हाँ ठीक है भाई, हमको पता है। तीसरा कस्टमर, सॉरी ये आउटसाइडर, वो गुड्स भेजा है किसको? ए को। सेंड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ पी राम। तो भी अगर गुड्स राम के नाम पे आएगा तो सप्लाई नहीं है, और गुड्स अमन के नाम पे आएगा तो उसको सप्लाई मानेंगे। आ रहा समझ में? क्लियर है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं शेड्यूल किसके सप्लाई की बात कर रहे हैं? इसका सप्लाई की बात कर रहे हैं कि इसका सप्लाई की बात कर रहे हैं? पी एंड ए का बात कर रहे हैं, इसका बात नहीं कर रहे हैं भाई। हम बोल रहे हैं कि भाई जब गुड्स, देखो जब गुड्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ और ये गुड्स एज इट इज राम का नाम का कस्टमर के पास चला गया, अब बताओ कस्टमर किसको पैसा देगा?
हाँ, राम को, मतलब प्रिंसिपल को। ये क्या किया है, ये तो भाई कमीशन लेके निकल गया कि तुम्हारा काम हम कर दिए, कस्टमर को पकड़ा दिए गुड्स, तुम समझो और कस्टमर समझे। किसको बोल रहा है? राम को बोल रहा है। ये कमीशन लेके निकल गया, तब माना जाएगा सर इन दोनों के बीच में कोई सप्लाई नहीं है। ये अब सप्लाई डायरेक्ट इसके बीच में आ रहा है। क्लियर? दूसरा, ये गुड्स इसको भेजा, राम गुड्स का स्टिकर निकाल के अमन अपने नाम के कर दिया। अब ये कस्टमर किसको पैसा देगा? एक हो तो मानेंगे सर इसके नाम पे सप्लाई होगा। क्लियर है? क्लियर? हाँ सर। ओके। देखो, डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? एक आपका एजेंट हु टेक केयर ऑफ योर बैड डेब्ट। समझ में आ रहा है? इसके बीच में क्या हो रहा था, ये इसके बीच में क्या हो रहा था, ये तो कमीशन लेके निकल जा रहा था ऊपर वाले केस में। अब ये इसको नहीं दिया पैसा। मेनली प्रिंसिपल एजेंट कहाँ होता है? डिफरेंट स्टेट में होता है, दूर होता है, जहाँ प्रिंसिपल खुद पहुँच नहीं पाता है, तभी तो एजेंट रखता है। अब ये लेके भाग गया गुड्स, तो ये बोलेगा भाई मुझे तो पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेके भाग गया, तुम पकड़ो मुझे, मेरा काम था कस्टमर को ढूंढ के उसको गुड्स सेल करने का। मैंने तो आपको डिटेल बताया था कस्टमर का, आप उसी समय मना कर देते मुझे कि गुड्स मत सेल करो। मैंने सेल कर दिया, अब आप समझो। इन दैट केस ये तो चिंता में पड़ जाएगा। तो इसका पास एक और स्कीम है। क्या स्कीम है? डेल उसमें बोलता है कि इंश्योर करेंगे कि बैड डेट नहीं होने देंगे, इंश्योर करेंगे बैड डेट नहीं होने देंगे, इससे रिकवरी करना भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है। रिकवरी में भी मैं नहीं करूंगा, आपको पैसा भिजवाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? तो लेकिन इसके बदले में मेरा कमीशन क्या होगा, कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। हम 5% कमीशन ले रहे थे, अब मैं 12% कमीशन लूँगा, बिकॉज ऑफ योर इंश्योरिटी कि पैसा मिले आपको। उसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। कितना परसेंट? 12 नहीं, 5% तो नॉर्मल था, 12 मतलब 7। समझ में आ रहा है? 7% का जो एक्स्ट्रा लिया ना मैंने, दैट्स द डेल क्रेडिटर कमीशन। क्लियर है? तो उससे लेके एक क्लैरिफिकेशन आया। क्या क्लैरिफिकेशन आया भाई? In case where invoice for supply of goods is issued by the supplier to the customer, either himself or through DCA, खुद से सप्लाई किया या फिर थ्रू DCA किया। DCA मतलब डेल क्रेडिटर कमीशन, वो एजेंट का बात कर रहा है। The DCA would not fall under the ambit of agent. That जो DCA would not fall under the ambit of agent। ठीक है? मतलब कि सर सप्लायर खुद कस्टमर को गुड्स भेज रहा है, लेकिन वो खुद से भेजा या फिर थ्रू एजेंट से भेजा। इन दैट केस जब वो खुद से कॉन्टैक्ट कर रहा है कस्टमर से, तो उसमें DCA उस एजेंट में के स्कोप में कवर नहीं होगा। तो सप्लाई, यही तो मैंने ऊपर अभी बोला था, यही तो होगा। In case where the invoice for supply of goods, in case where the invoice for supply of goods is issued by DCA, कौन इशू कर रहा है इनवॉइस? DCA in his own name, the DCA would fall under the ambit of agent। यही तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, वो घुमा घुमा के आपको बता रहा है, लेकिन है तो एक ही चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ। क्या होगा? देखो,
वेयर द डीसीए इज नॉट एन एजेंट, अगर डीसीए एजेंट नहीं है, सोचो, ठीक है, अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, वही पैरा 3 मतलब कि फर्स्ट पैरा क्या था, assets, permanent disposal of asset, capital assets where input is not taken, deemed supply, answer is yes, deemed supply, deemed supply मतलब naturally it is a supply, deemed supply का मतलब क्या हुआ, deemed supply का मतलब कि मान लेंगे सप्लाई, सर ए बी सी नहीं, नहीं मान लेंगे सप्लाई, ए बी सी नहीं है, ठीक है, डीम्ड सप्लाई। तो सर पहला आपका परमानेंट डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, दूसरा इंटरनल स्टॉक ट्रांसफर, इंटरनल स्टॉक ट्रांसफर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन था, और तीसरा प्रिंसिपल और एजेंट कमीशन, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 सीजीएसटी, ठीक है, वेयर द डीसी इज नॉट एन एजेंट, डीसी एजेंट नहीं है, द टेम्पोररी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन the temporary short term transaction based loan provided by DCA to buyer is a supply of service by DCA to the recipient, supply the short term loan provided by DCA to the buyer is a supply of service by DCA to the recipient on principal to principal basis and the independent supply। देखो ये क्या बोला है, गुड्स ले लो, गुड्स ले लो ए है ना, गुड्स ले लो, गुड्स ले लो, ये क्या बोला है, पैसा नहीं है, ए है ना, पैसा नहीं है, कौन बोला है, कस्टमर, वो क्या बोला है, टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं आपको शॉर्ट टर्म लोन दे दूंगा, कौन बोल रहा है, डीसीए, मतलब डीसीए मतलब एजेंट, हाँ वही है, ठीक है, किसको देगा लोन, कस्टमर को, सोचो 1 लाख का गुड्स है, बोला मैं 1 लाख रुपए आपको लोन दे देता हूँ शॉर्ट टर्म 18% ब्याज के इसमें, तो बोला गया जो 18% ब्याज जो है वो क्या इस गुड्स में इंक्लूड कर लेंगे या उसको सेपरेटली ट्रेड करेंगे, क्या बोलता है कॉमन सेंस, सेपरेटली, वही बोला है, आ रहा समझ में, चलो पढ़े, where the DCA is not an agent नहीं है, the temporary short term transaction based loan provided by DCA, किसको बोल दे रहा है, कौन दे रहा है, DCA, किसको दे रहा है, to the buyer is a supply of service, goods नहीं, is a supply of service by DCA to the recipient, इसको माना जाएगा supply of service, कौन दे रहा है सर्विस, DCA, किसको दे रहा है, बायर को, मतलब कस्टमर को, ठीक है, ऑन अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस एंड इज एन इंडिपेंडेंट सप्लाई, वो सप्लाई इंडिपेंडेंट माना जाएगा, अलग सप्लाई है, इसके लिए डीसी से अलग जीएसटी लिया जाएगा, क्लियर है, देयरफॉर द इंटरेस्ट बीइंग चार्ज बाय डीसीए, कौन चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट, क्या चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट, कौन चार्ज कर रहा है, डीसीए, वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ना उसको गुड्स का वैल्यूएशन में जोड़ेंगे नहीं, क्लियर है, सर 1 लाख का गुड्स था, कस्टमर बोला पैसा नहीं है, तो डीसीए बोला मैं लोन दे देता हूँ 18% इंटरेस्ट के साथ, तू मुझे दे देना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कितना अमाउंट आया 18,000, तो क्या मानेंगे कि गुड्स का सेल किया उसका वैल्यू 1,18,000 है, नहीं मानेंगे, क्लियर है, नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि 1 लाख का गुड्स है और 18 जो है ना वो सर्विस का है, उस पर जीएसटी अलग से लगाइए, लेकिन एज अ सर्विस बोल के लगाइए, और 1 लाख का गुड्स है ना वो गुड्स है, उसका जीएसटी अलग होना चाहिए, वही बोल रहा है, देयरफॉर द इंटरेस्ट बीइंग चार्ज बाय डीसीए वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड टू द बायर बाय द सप्लायर, हाउएवर द सर्विस, लेकिन हाउएवर बाय वे ऑफ however service by of extending loan deposit or advance so far as the consideration represented by way of interest discount is exempted, ठीक है, वो बोल रहा है कि जो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो सेपरेटली अकाउंटेड होगा, बोल रहा है कि आपको ये बता दे रहा हूँ कि इंटरेस्ट इनकम बैंक इंटरेस्ट, आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, ठीक है,
कोई भी इंटरेस्ट बैंक जो देता है बाय वे ऑफ लोन एडवांसेस जो भी हो वाज एग्जेम्प्टेड. एग्जेम्प्टेड मतलब पता है, चादर. ठीक है, वो उस पर जीएसटी नहीं लगता. एग्जेम्प्टेड मतलब कि इंटरेस्ट बाय वे ऑफ लोन. लोन किसी से लिया आपने या आपने किसी को दिया लोन, उसमें जो इंटरेस्ट का एक्सचेंज होता है ना, इंटरेस्ट कंपोनेंट, उस पर जीएसटी नहीं लगता एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रहता है उस पर जीएसटी लगता है. क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके. वेयर द डीसीए इज एन एजेंट, यहाँ पे क्या था, डीसीए एजेंट नहीं था. अगर एजेंट है, द टेम्पोररी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन बेस्ड क्रेडिट कार्ड, the temporary short term transaction credit being provided by DCA is to the buyer is no longer retained as its character of independent supply. अगर वो एजेंट नहीं है, अगर एजेंट है, ठीक है, अगर मतलब कि वो बोलना चाह रहा है एजेंट है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, वो इसमें फॉल करेगा, नीचे वाले में. एजेंट है तो अगर तब जाके वो दे रहा है क्या, लोन, तो माना जाएगा कि वो गुड्स का पार्ट है, इंक्लूड होगा. ठीक है, तब उसमें जीएसटी लगेगा कि गुड्स का पार्ट हो गया ना, वो अलग से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो गुड्स का पार्ट हो गया तो उस पर जीएसटी लगेगा. देखते हैं, मैंने क्या बोला, जीएसटी किस पे नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पे नहीं लगेगा. लेकिन वो अब इंटरेस्ट नहीं मानेंगे ना उसको, वो बोलेंगे कि गुड्स का ही एक्स्ट्रा सर्विस है. ठीक है, where the DCA is an agent under para 3, ठीक है. The temporary short term transaction temporary short term transaction credit being provided by DCA to the supplier by DCA to the buyer no longer retains the character of independent supply and is subsumed in the supply of goods by the DCA to the रेसिपेंट. मान लेंगे कि जो गुड्स सेल कर रहा है ना उसी में सबस्यूम्ड होगा, मतलब उसमें मर्ज किया हुआ है. ठीक है, द एम्फेसाइजेस ऑफ दिस एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय डीसीए टू द रेसिपेंट वुड नॉट बी कंसीडर्ड ए सेपरेट सप्लाई. सेपरेट सप्लाई नहीं मानेंगे एज इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड्स मेड बाय द डीसीए टू द रेसिपेंट. मतलब बोलना का मतलब यही है कि अगर वो विथआउट कोई डीसीए अलग दे रहा है, जो एजेंट नहीं है वो दे रहा है, तो मान लेंगे कि लोन जो दे रहा है वो एज अ इंटरेस्ट है. लोन जो दे रहा है वो इंटरेस्ट है, उसको गुड्स के वैल्यू के संग इंक्लूड नहीं करेंगे. और अगर कोई डीसीए एजेंट वाला दे रहा है तो वो तो मान लेंगे कि वो दे रहा है, वो उसमें इंक्लूड करके रखना है. आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? हाँ सर. ओके. हाँ, नहीं, एक मिनट. इसने लोन लिया तो पहला बात है लोन किससे लिया, एजेंट से लिया कि नॉन एजेंट से लिया? नॉन एजेंट से लिया. अगर नॉन एजेंट से लेगा तो ऊपर वाला केस, नॉन एजेंट से लेगा तो बात है कि वो जो 1 लाख का लोन लिया, ये लोन है का प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे इंटरेस्ट रेट क्या है, 18%. ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 18,000. ठीक है, तो बोलना चाह रहा है कि ये एग्जेम्प्ट है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. नहीं, 1 लाख प्रिंसिपल है ना. आपका जीएसटी किस पे लगता है, सर्विस पे या गुड्स पे? इसमें सर्विस क्या था, इंटरेस्ट पे जीएसटी लगता है. 1 लाख रुपया इज अ एक्सचेंज ऑफ मनी, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल. आ रहा समझ में? 1 लाख इज एक्सचेंज ऑफ मनी. प्रिंसिपल तुमको 1 लाख चाहिए था, तुमको दे दिया, तुम वापस 1 लाख जुगाड़ तुम रिटर्न कर दिया. इट इज मेयरली एक्सचेंज ऑफ मनी. जीएसटी किस पे लगता है, 18,000 पे. द वैल्यू एडेड इज 18,000, इस पे जीएसटी लगता.
नहीं, अगर डीसीए से लेगा, पहले बात है कि ये डीसीए से नहीं लेगा, ये डीसीए से नहीं लेगा तो ये अरेंजमेंट है, नहीं देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मैं डाल दिया। इंटरेस्ट पे कभी टैक्स नहीं देना पड़ता है, मैंने बोला आपको। आपका जो बैंक इंटरेस्ट आता है उस पर जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता। इंटरेस्ट लेकिन किसके बीच में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? आपने लोन दिया या एडवांस दिया है, ठीक है? आपका जो सेविंग्स अकाउंट है, इज टाइप ऑफ लोन गिवन बाय यू टू द बैंक। आप समझो गुम है, आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास दो ही चीज़ है, आप पैसा देंगे या पैसा लेंगे, ये बताओ। पैसा देंगे तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दो। आप बैंक है, बैंक क्या बोलेगा, तुम पैसा दे रहा है कि पैसा ले रहा है, ये बताओ। आप बोले, मैं बोलूँगा कि सर हम पैसा देंगे आपको, तो ठीक है, वो आप इन्वेस्ट बोलेगा एफडी कर दो, पैसा मिल जाएगा मुझे, है कि नहीं? और मैं बोलूँगा अगर एफडी कर देगा तो क्या होगा, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, कस्टमर को उस पर जीएसटी नहीं है, इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं है। दूसरा, मैं बोलूँगा सर मैं आपसे पैसा लेना चाहता हूँ, उसका मतलब तुम लोन ले लो, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट किसको मिलेगा? बैंक को, आपको मिलेगा, तो उस पर भी जीएसटी नहीं है, इंटरेस्ट पे जीएसटी ही नहीं है। मैं आपको ये बहुत समझाना चाह रहा हूँ। तो जो इंटरेस्ट का पोर्शन आया ना, वो एग्जेम्प्टेड रहेगा, ठीक है? ये पहला सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो सोचो, ये 5 लाख का गुड्स भेजा था, 5 लाख का गुड्स था, ठीक है? 5 लाख का गुड्स था, 5 लाख का गुड्स में अब वो बोला मेरे पास 4 लाख रुपया ही है, 1 लाख का लोन चाहिए हमको। क्या समझ में है? 4 लाख रुपया है, 1 लाख का लोन चाहिए। तो अभी यही आएगा, 1 लाख इंटू 18%, 18,000, ठीक है? 1 लाख का लोन लेगा, 18% इंटरेस्ट आएगा, ये आएगा ना? 1 लाख का लोन आएगा, 18% इंटरेस्ट आएगा। 1 लाख इज मियरली एक्सचेंज ऑफ मनी, वो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? अब ये क्या हो गया? हाँ, 1 लाख इज मियरली एक्सचेंज ऑफ मनी, वो वैल्यू नहीं है। वैल्यू ऑफ एड ऑन क्या है? 18,000। तो मान लेंगे कि ये 5 लाख नहीं, 5,18,000 का वैल्यू है गुड्स का, और 5,18,000 पे जीएसटी आएगा। आप समझ में आ रहा है क्या? अब समझ में आ रहा है? तब जब ये एजेंट अगर पास ऑन करेगा तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये इंटरेस्ट, हम मानेंगे कि ये वैल्यू ऑफ गुड्स है, वैल्यू ऑफ गुड्स है। अब 5,18,000 रुपये हम जीएसटी चार्ज करेंगे। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाई सिनेरियो तुम लोग अपना थोड़ा देख लेना, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर टाइम मिलेगा तो फिर मैं घूम के आऊँगा। 4th पैरा क्या था? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बता दिया। फ्लैट खरीदा आपने, फ्लैट खरीदा आपने, गए तो मूवी में नहीं होता है, शादी करने के बाद फ्लैट खरीद लेते हैं और वाइफ जाती है, वाह मेरा घर वैसा वाला फीलिंग है, समझी? हाँ, वैसे वाली फीलिंग है। फ्लैट खरीदा आपने, अब बताओ फ्लैट जो खरीदा उस पर जीएसटी है कि नहीं? आप फ्लैट पे खरीदा, बहुत अच्छा लगा सब कुछ, फ्लैट का दाम पूछा, दाम वाम कैलकुलेटर सब डाला उला के, क्या रेट है, क्या स्क्वायर फीट है, सब कुछ डाल उल के पता चला फ्लैट का दाम है 1 करोड़ रुपया। 1 ज्यादा सस्ता फ्लैट है भाई, सस्ता, अरे सबके लिए सस्ता है भाई। हाँ, आप जाएंगे दिल्ली गुड़गांव में तो 10 करोड़ का फ्लैट आता है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया, ठीक है। और आप क्या हो गए? बेहोश हो गए, ठीक है? हाँ, सब पानी वानी मार के बिठाया, उठे 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 उठो उठो, क्या क्या बस सर ये तो हो गया। अब इस पर जीएसटी भी है 18%, तो आप
फिर भी होश हो गया। तो बात है कि भाई वो जो बोल रहा है 18% जीएसटी, वो सही बोल रहा है कि नहीं? सही बोल रहा है कि नहीं? आंसर है डिपेंड्स। बोल रहा है कि रेडी टू मूव फ्लैट पे जीएसटी नहीं है। रेडी टू मूव फ्लैट, फ्लैट बना हुआ, आप सिर्फ गए, आप पैसा दिए, आपके हाथ में चाबी दी है, आप घर पे शिफ्ट हो गए, उस पे जीएसटी नहीं है। आपने फ्लैट बनवाया, या फिर जब होता है ना बुक, फ्लैट बनना शुरू होता है तभी बुकिंग ओपन हो जाता है, उस समय आपने दिया पैसा तो उस पे जीएसटी है। क्लियर है? अब मैं बताता हूँ। नहीं, डिपेंड होता है, उससे क्या होता है ना कि देखो, क्यों आप मैडम बोल रही है तो वो सब तो बाद में ही देंगे। मैडम बहुत समझदार है। हाँ मैडम बोलेगी पहले बना लो, मैं डेली देख के जाऊंगी कि कितना बना है, जब खत्म हो जाएगा तब पैसा लेके आ जाऊंगी। जब फ्लैट नया नया स्टार्ट होता है ना बनना, थोड़ा रेट कम रहता है, जैसे जैसे बनना खत्म हो जाता है ना रेट बढ़ जाता है, कि बुकिंग आना शुरू हो जाता है। तो आप जीएसटी बचाने के चक्कर में मालूम चलेगा आप फ्लैट का दाम ही बढ़ा दें। आया समझ में? ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, देखो सभी खड़े रहता है आपकी तरह। देखो देखो यहाँ स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ? कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड हुआ, और उसके बाद ये क्या है? रेडी टू मूव। क्लियर है? क्लियर है? मेरा बोलने का आपको ये मतलब था कि आप यहां से लेके यहां तक आप कहीं भी गुड्स, सॉरी, कहीं भी पैसा अगर दे दिए, पेमेंट कर दिए, किस लिए पेमेंट कर दिए? फ्लैट खरीदने के लिए, तो आपका उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। यहां पे आपने दिया तो उस पर जीएसटी लगेगा। आ रहा समझ में? तो मेरा बोलने का मतलब है कि मैं बिल्डर हूं, ठीक है, टाटा तोपिया, ठीक है, जेबी बिल्डर, ठीक है, बिल्डर हूं। मैं तो बोलूंगा कि भाई, मैं तो बोलूंगा भाई मेरा यही रेडी टू मूव है। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है क्या गेम है इसमें? समझ में आ रहा है? मैं बोलूंगा रेडी टू मूव है, कहां से? यहीं से। कंस्ट्रक्शन एंड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा रेडी टू मूव है। क्यों बोला मैंने? जीएसटी नहीं, जीएसटी नहीं देने के लिए, एग्जैक्टली जीएसटी नहीं देने के लिए कि रेडी टू मूव है। मेरे से और बदमाश होगा तो यही बोलेगा रेडी टू मूव है, मतलब पिलर लगा नहीं, बोले आप यहाँ पे चटाई बिछा के रह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वहाँ पे एक लॉ ढुकाया गया, सबको ताई को पता था कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो ताई ने क्या बोला कि हम रेडी टू मूव तभी मानेंगे जब दो में से कोई एक इवेंट हो जाएगा। क्या इवेंट हो जाएगा? या तो आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आ जाइए, ठीक है, या तो आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आ जाइए। क्या? कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आ जाइए, और या तो आप फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो जाएगा। इन दोनों में से कुछ एक हो गया तो मान लेंगे अब वहां से रेडी टू मूव स्टार्ट हो गया आपका, मतलब कि कोई आके वहां रह लिया आपका फ्लैट में, किसी को भेज दिया वहां पे वो रहना स्टार्ट कर दिया, तब मान लेंगे कि चलो हो गया है। क्लियर है? बिल्डर देगा, कम बिल्डर नहीं देता, ये एक्चुअली कौन देता है मैं बताता हूँ।
यहाँ तक क्लियर है? हाँ, तो उसका बोलने का मतलब है कि सर अगर मेरा दोनों में से कोई एक इवेंट यहाँ हो गया है तो हम मान लेंगे कि इसके बाद का जितना भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और लेकिन इसके यहाँ पे भी किसी ने अगर पैसा दिया है, आप कितना एक बिल्डिंग बना रही हैं, क्या हो रहा है भाई आजकल, एक बिल्डिंग बना रही है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 या 12, चलो यहाँ 12 लिख, ये 12 फ्लैट है ना, दिख रहा है आपको? 12 फ्लैट है, तो आप 12 अच्छा नहीं है, हाँ हाँ अच्छा ये 12 फ्लैट है, तो इसमें से कोई एक जगह ने कंप्लीट ऑक्यूपेंसी कर दिया ना, तो मान लेंगे ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो गया, तो मान लेंगे आपका रेडी टू मूव हो गया है पूरा फ्लैट, ठीक है? या फिर सर्टिफिकेट लेके आ जाइए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है? अगर उसके पहले कोई भी अगर 1 रुपया भी दे दिया ना बुकिंग के लिए, सोचो यहाँ पे ये फ्लैट में एम रहता था, देख के आया कि वाह इस तरफ एकदम ईस्टर्न फेस्ट है मस्त एकदम, बोला कि आपको हम 1 लाख रुपया दे देते हैं, चलो 1 लाख 1 रुपया दे देते हैं। कितना करोड़ का फ्लैट है? 1 करोड़ का। और कितना वो दिया? 1 लाख रुपया। कब दिया? स्टार्टिंग में ही दे दिया, और बोला कि कब हम लेंगे, जब आपका खत्म हो जाएगा तब। वो उस टाइम कितना देगा? 99 lakhs। तो बोलेगा मतलब अगर कोई बंदा रेडी टू मूव वाले पोर्शन से पहले 1 रुपया भी दे देगा ना, तो उसका 1 करोड़ रुपया जीएसटी लगेगा, पूरा लगेगा। समझ में आया? 1 रुपया भी इसके पैसे, सर 1 लाख नहीं था, कहाँ पता, 1 रुपया दे देते हैं देख, तो भी 1 करोड़ रुपये लगेगा। क्लियर है? तो मेरा सबसे ज्यादा आपको समझ में आ रहा है क्या इंपॉर्टेंट है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी? अब इसमें आते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सेप्शन का मतलब कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट, हाउएवर वेयर द एंटायर कंसीडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब कि इंटायर कंसीडरेशन कब मिला? ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद, मतलब कि वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, कहाँ मिल गया? यहाँ मिल गया कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और 1 करोड़ रुपया कहाँ दे रहा है? यहाँ पे दे रहा है, तो उसको सर्विस नहीं मानेंगे। सर्विस नहीं मानेंगे मतलब कि ये जो पोर्शन था ये सर्विस था, इसको मानेंगे सर्विस आपने लिया है। और यहाँ पे सिंस वो जो सर्विस है वो इमूवेबल हो गया ना, फिर घर बन गया, तब तो आप उसको कोई सर्विस नहीं दे रहे ना। अरे यहाँ पे आप बिल्डर थे, यहाँ पे आप सर्विस दे रहे थे ना, कोई आ रहा था तो उसको सर्विस, क्या सर्विस था? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस दे रहे थे। लेकिन जब आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गया तो आप सर्विस नहीं देंगे ना, आप क्या बेचेंगे? गुड्स बेचेंगे, क्योंकि आपका घर है ना, प्रॉपर्टी बेचेंगे, और प्रॉपर्टी इज इमूवेबल। तो इमूवेबल जब होता तो गुड्स ही नहीं होता ना भाई। कोई भी गुड्स होने के लिए क्या होना पड़ता है? इट शुड बी मूवेबल, इट शुड बी मार्केटेबल, इट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है? तो मूवेबल भी है, नहीं है, मार्केटेबल है, नहीं मार्केटेबल है, लेकिन गुड्स का डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन ढूंढिए एक बार। गुड्स का डेफिनेशन क्या है? ये भी आपको दे दिया ना मैंने। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, अच्छा मूवेबल, मार्केटेबल, हाँ ये एक्साइज का डेफिनेशन था, ठीक है। गुड्स डेफिनेशन चेंज किया। गुड्स मीन्स ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, बोलना चाह रहा मूवेबल, लेकिन अब प्रॉपर्टी तो अब मूवेबल नहीं है, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, तो उसको गुड्स नहीं मानेंगे, उसको सर्विस भी नहीं मानेंगे, तो मतलब कि वो सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। कब? कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद। पहले इट इज टू बी टर्म्ड एज
सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है? ओके अभी देखो however where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where the required by the competent authority कौन इशू करेगा completion certificate? Competent authority or its occupation whichever is earlier, then it is not treated as supply। क्लियर है? मैडम का क्वेश्चन था कि कौन है वो जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करेगा। competent authority means government or any authority authorized to issue completion certificate by any law। बेसिकली कौन इशू करता है completion certificate पता है आपको? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में, यहाँ पे साथ पंचायत इशू करता होगा पता नहीं गांव में, लेकिन शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके उसको देखता है, उसका सर्वे करता है, तो उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तो बोलना चाह रहा है सर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ टाइप ऑफ क्वासी गवर्नमेंट। तो मींस गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी ऑथराइज्ड टू इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, ठीक है, एंड नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सच सर्टिफिकेट फ्रॉम अथॉरिटी फ्रॉम द एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर गवर्नमेंट इशू नहीं कर रहा है तो कौन इशू करेगा? आर्किटेक्ट इशू कर रहा है। कौन आर्किटेक्ट? जो रजिस्टर्ड है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर आर्किटेक्ट एक्ट। जैसे सीए लोग का रहता है ना, जैसे सीएमए लोग का रहता है, सीएस लोग का रहता है, वैसे ही आर्किटेक्चर लोग का भी एक्ट रहता है। वो रजिस्टर्ड किया हुआ आर्किटेक्चर इशू करेगा। कौन क्या इशू करेगा? कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कब इशू करेगा? जब गवर्नमेंट इशू नहीं करती है तब, ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट ही इशू करेगी। चार्टर्ड इंजीनियर, लाइसेंस सर्वेयर, ठीक है, वो लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करेंगे। क्लियर है? आ रहा समझ में? इसमें यही आपको था कि हम आपको पढ़ाना क्या? सेल ऑफ एसेट्स। नहीं तो कुछ पढ़ने का ही नहीं, बहुत ईजी है। सेल ऑफ रेडी फ्लैट वेयर कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर अफोरसेड डेट। आफ्टर मतलब कि ये दोनों में से रेट इज नॉट अ सप्लाई, ये तो मैंने बता दिया। रेडी टू मूव फ्लैट जो होता है ना, वो उसको सेल करने से उसको जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? रेडी टू मूव, ओके। बच जाएगा प्रोवाइडेड सारा पैसा आपको उसके बाद मिला हो। एक जो फ्लैट, एक तो रेडी टू मूव हो गया, ठीक है, रेडी टू मूव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? आप ऊपर का आपने प्लान बनाया कि 5 तल्ला बनाएंगे, आपने एक ही तल्ला बनाया, तो उसी में ऑक्यूपेंसी आएगा ना। जब 4 तल्ला बना ही नहीं है तो उसमें थोड़ी ना ऑक्यूपेंसी आ जाएगा। आ रहा समझ में? तो एक तल्ला जो आया उसमें ऑक्यूपेंसी आएगा, तो वो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी का डेट के बाद से जीएसटी नहीं। एक तल्ला में 2 फ्लोर है, एक तल्ला में 2 फ्लैट है, 3 फ्लैट है, 10 फ्लैट है, ठीक है, तो आपका एक फ्लैट में भी ऑक्यूपेंसी आ जाएगा, तो मान लेंगे। तो ये मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली क्या है। प्रैक्टिकली बहुत डिस्प्यूटेड है। मैंने तो बोल दिया क्योंकि लिखा हुआ था, आपको भी तो यही लिखना है एग्जाम में। प्रैक्टिकली ऑन प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसे करके नहीं लिख सकते, रूल लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या प्रॉब्लम है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट मानता ही नहीं है, नहीं मानेगा। वो बोलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट लाओ, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देगा, गवर्नमेंट का ही डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा। वो नहीं, आप बोलेंगे ना फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो गया था, बोले नहीं ये कौन है हमको नहीं पता। हाँ आर्किटेक्चर लो या कुछ लो, लेकिन फर्स्ट ऑक्यूपेंसी को बहुत डिस्प्यूट करता है वो लोग, ठीक है। लेकिन है तो मैं आपको बता दिया कि फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। देखो लॉ लिखा रहना और लॉ को इंटरप्रेट करके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इज वेरी मच डिफरेंट, ठीक है। इसी में तो आदमी का जिंदगी चला जाता है प्रैक्टिस कर करके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पता है ना, राइट। अरे आपने कोई गाना बना दिया, वो जो मजनू भाई गाना नहीं था, फोटो गधा के ऊपर बकरी, और उसमें आपने लगा दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई भी यूज़ नहीं करेगा, कॉपीराइट है। तो वो आप किसी को यूज़ करने दे रहे हैं तो इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस।
कोई सॉफ्टवेयर बना दिया आपने, इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई डेवलपमेंट किया आईटी सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन किया, प्रोग्राम किया, कस्टमाइज किया, कुछ भी किया हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस। नॉन कॉम्पिटेंट फी, नॉन कॉम्पिटेंट फी, नॉन कॉम्पिटेंट फीस मतलब, अरे वही वाला भाई, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो लेकिन मैं दोस्त के पास मत जाना। तो वो मतलब कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप, मैं कंपटीशन में किसी का संग रहूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अकेला मतलब कि मेरा कंपटीशन में कोई नहीं है। जैसे कोई कंपनी सीईओ वाला है, नॉन कम्पिटेशन, और इसमें नॉन कम्पिटिशन फीस में देख एग्रीइंग ऑफ डूइंग, एग्रीइंग ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग, और ये नॉन कम्पिटिशन फी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि कोई कंपनी लेस का पैकेट है, लेस का पैकेट आया और अंकल चिप्स भी आया, तो अंकल चिप्स और लेस का पैकेट के बाद कंपटीशन है ना। तो अब लेस क्या बोला कि हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, आप डिस्कार्ड कर दो सारा कंपनी अंकल चिप्स को। किसको बोल रहा है? अंकल चिप्स की कंपनी को बोल रहा है कि सारा डिस्कार्ड कर दो, कि सारा आपका प्रोडक्ट नहीं बिकना चाहिए, मैं 10 करोड़ रुपया दे रहा हूँ। दैट्स द नॉन कॉम्पिटेंस फी। एग्रीइंग और ऑब्लिगेशन और रिफ्रेन मतलब रोकना ऑफ एनी एक्ट और टू टॉलरेट द सिचुएशन। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? देखो एग्रीइंग मानना, एग्री मतलब मानना, टू ऑब्लिगेशन, टू द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन को मानना, ये करना होगा, ये मान लिए। टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, किसी चीज को एक्ट मतलब किसी चीज को करने से रोकना, तुम मत करना ये चीज, इसके बदले पैसा देंगे, तुमको मानना होगा, इसके बदले पैसा देंगे। और टू टॉलरेट, तुमको सहना होगा, इसके बदले पैसा देंगे। और एक्ट से तुमको ऐसा करना होगा, तुम इसके बदले पैसा देंगे। और टू डू एन एक्ट, कोई भी चीज करने का, रोकने का, सहने के लिए कुछ भी पैसा देता है, तो दैट्स द सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। न्यू ईयर में गाना बज रहा है, मेरा एग्जाम है। न्यू ईयर में एकदम धाम धूम गाना बज रहा है, मेरा एग्जाम है। मैं बोला भाई बंद कर दे, बंद कर दे, मेरा एग्जाम है। क्या एग्जाम दे रहा है? बस ये मेरा एग्जाम है। क्या करेंगे? पढ़ गए? अरे जॉब करेंगे। कितना मिलेगा? अरे कितना मिलेगा मतलब कितना मिलेगा, सैलरी क्या होगा? इनिशियल में तो कितना होगा, 1,00,000-1,50,000 रुपया महीना होगा, साल का 12 लाख। चल 10 साल का पैसा मैं दे रहा हूँ, 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, बंद कर दे पढ़ाई, है ना। अरे वो पुष्पा 2 वाली था ना, पुष्पा 2 कितना मिलता है सैलरी समझ में आ रहा है? वो क्या एग्रीइंग टू मेक एग्री समवन टू नॉट टू डू एनीथिंग। मेरा लड़का, मेरा पंटर लोग आएगा जाएगा, रोकने का नहीं है, यही तो था वो सप्लाई ऑफ सर्विस। पुष्पा झुकेगा नहीं था। क्लियर? ओके। राइट टू यूज, अरे वही राइट टू हायर परचेज, सप्लाई ऑफ सर्विस। कॉम्पोजिट सप्लाई, गए रेस्टोरेंट में खाना खाने, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस? सर्विस। क्यों? खाना खा रहे हैं, गुड्स है ना। तो वो क्लियर कर दिया, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मेरे पास मत आना, खाना भी खा रहा है, ये भी दे रहे हैं। सर आप गए, बोल दिए कैटरिंग को शादी है मेरे घर पे, आके कैटरिंग करना, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आना, खाना बनाना, खिलाना, सब अरेंज करना, खाना का डिपार्टमेंट तुम्हारा है। तो क्या गुड्स या सर्विस? आंसर इज सर्विस। ठीक है भाई, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ये बता, सच में पढ़ रहे हैं? कहीं अटक रहा है? बड़ी लोग हो गई पढ़ रही है, इसका मतलब पूछ रही है क्वेश्चन। जो पढ़ रहा है उसको क्वेश्चन मिले, पूछेगा वो कि सर ये कैसे होगा, कंफर्म है?
मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, चैप्टर खत्म करने दो, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। मैंने अगर आपको देखो क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते आपको सेक्शन याद हो जाएगा। हमने बोला कि सारा सेक्शन याद हो जाएगा, लेकिन अगर 10 सेक्शन है तो 6-7 सेक्शन याद हो जाएगा, तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं याद है फिर सर मैं तो सेक्शन याद ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे सेक्शन में? सर लिखेंगे कैसे, सेक्शन कैसे कोड करेंगे, ये ना। तो वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था सर आपको घर पे लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये बात मैंने बताया था कि सर मैं जो पढ़ाऊंगा ना, आई हैव अ लिमिटेड टाइम, ठीक है। अगर पर्सनल क्लास होता, मतलब कि प्राइवेट ट्यूशन्स होता, तो हो सकता है मैं आपको एक क्लास ऐसा भी देता कि लिखो मेरे सामने, लेकिन मेरे पास वो करना नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि मैं हैव लिमिटेड टाइम, मुझे ख़त्म करना पड़ेगा उस टाइम में। नहीं तो मान चलेगा सेक्शन 7-8 लिखवा रहा हूँ, लास्ट में सेक्शन 30 छूट गया, आ रहा है समझ में? तो मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट बोला जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इतना इंश्योर करूँगा आपको समझ में आए पूरा एक एक चीज़, और आई थिंक आ रहा है समझ में। लेकिन सर दूसरा आपके माइंड में होगा लिखेंगे कैसे, तो वो मैं आपको स्टार्ट में उसी दिन बोला था कि सर वो आपको खुद से वो अरेंज करके लिखना पड़ेगा। हाँ थोड़ा है सेक्शन, लेकिन आप लिखना शुरू करेंगे आपको इजी लगने लगेगा। लिखो, क्योंकि पढ़ नहीं इसलिए मिक्सअप लग रहा है। सेल्फ स्टडी इज लाइक अ बूंद, ठीक है, खुद नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा पास। ओके ये प्रैक्टिकल कम आता है, थ्योरी ज़्यादा है। मेरे जैसा लड़का प्रैक्टिक थ्योरी पढ़ा रहा है, आप समझ लो, मैं कभी थ्योरी नहीं पढ़ा। ठीक है, ओके यहाँ पे देखो, सेक्शन 7(1), इतना दिन हम सेक्शन 7 ही पढ़ रहे थे। सेक्शन 7(1)(a) समझ में आया? उसमें क्या बोला था? शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 यहाँ बोला था सेक्शन 7(1) में, 1A में ये। अब आते हैं सेक्शन 7(2), सेक्शन 7(2) उसमें क्या बोला? पहले तो आप लिख दिए कि सर ABC फॉलो करना पड़ेगा तब सप्लाई। फिर दूसरा में आप लिख दिए कि क्लब और मेंबर में सप्लाई। फिर तीसरा में आपने डीम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट दिया शेड्यूल 1 में। डीम्ड सप्लाई में 4 था। पहला परमानेंट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गुड्स इफ ITC इज अवेल्ड, दैट मीन्स तो वो इवन इट इज नॉट कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड, इट इज टर्म्ड एज सप्लाई। क्लियर है? दूसरा में आपने बोला रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो सप्लाई। सर कंसिडरेशन नहीं, देन आल्सो सप्लाई, डीम्ड सप्लाई, DEME, डीम्ड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई, ठीक है, डी मान लेंगे सप्लाई, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल एजेंट का कहानी आपने बता दिया, ठीक है। फिर चौथा इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में तो मैंने आपको बहुत बताया, क्या बताया? कंसिडरेशन है तो पक्का सर्विस है एंड GST लगेगा, यू हैव टू पे GST, ठीक है। आपने जॉन से मंगवाया, ठीक है, जॉन इब्राहिम मुंबई वाला नहीं, जॉन, ठीक है, US वाला, उससे मंगाया गुड्स या सर्विस, चलो सर्विस सॉरी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हो रही है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? कस्टम्स में। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात हो रही है, सर्विस मंगाया। सर मैं पूछूंगा कंसिडरेशन था कि नहीं था? आंसर इज यस था, पैसा दे के मंगवाया, तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, यू हैव टू गिव द GST। कौन GST देगा? जॉन देगा कि मैं दूंगा? हम देंगे। सर सेल तो जॉन ने किया, तो वही गवर्नमेंट जॉन के पास थोड़ी ना जाएगी पकड़ने, वो तो आपको ही पकड़ेगी। रिवर्स चार्ज, क्या चार्ज? रिवर्स चार्ज। रिवर्स मतलब सुनना फीलिंग आ रहा उल्टा, मतलब उल्टा होने। नॉर्मली तो सेल जॉन ने किया, किसको सेल किया? मुझे, इंडिया में, तो गवर्नमेंट को तो जॉन को पकड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा।
रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा और गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? मुझे, कि पे द जीएसटी। ठीक, तो एक्सपोर्ट करने से भी मुझे ही पकड़ेगी, एक्सपोर्ट करने से भी मुझे ही पकड़ेगी। वो तो क्या रिवर्स चार्ज है क्या? नहीं, वो तो नॉर्मल है ना, मैं सेल कर रहा हूँ, मैं पैसा दूंगा। लेकिन इम्पोर्ट ऑफ केस में रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो स्पेशल स्पेशल कंडीशन याद है? स्पेशल कंडीशन, हाँ, सनी देओल वाला, वो वाला स्पेशल कंडीशन, ये भी एक स्पेशल कंडीशन है। समझ में आ रहा है? ओके, रिवर्स चार्ज। तो पहले पूछूंगा कंसिडरेशन है, आंसर इज यस, कंसिडरेशन है, देन पक्का जीएसटी लगेगा, इट इज अ सप्लाई। मैं दूसरा बात पूछूंगा, मैं बोलूँगा सर कंसिडरेशन नहीं है, तो कंसिडरेशन नहीं है क्या बिजनेस यूज के लिए है? बोलेगा यस, तो बिजनेस यूज के लिए तो पूछूंगा कि आपसे क्या रिलेटेड पर्सन से मंगवाया है? आंसर इज यस, तो सप्लाई। फिर दूसरा बोलेगा नहीं बिजनेस यूज के लिए है लेकिन रिलेटेड पर्सन से नहीं मंगाया, देन नो सप्लाई। तो फिर उसके बाद पूछूंगा कि सर बिजनेस यूज के लिए भी नहीं है, तो नो सप्लाई। क्लियर है? फिर दूसरा मैंने बोला शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 था ये जो अभी पढ़ रहा था। शेड्यूल 2 में मैंने क्या बोला आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस और गुड्स, क्या गुड्स है क्या सर्विस है ये आपको बताना है। ठीक है, मे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसमें से, आपको सिचुएशन देगा, फ्लैट खरीदे 2 तारीख को लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसके बाद मिला है, क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं है? फ्लैट खरीदे 2 तारीख को, 2 मार्च को, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया 8 मार्च को, सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले अगर कुछ भी पैसा दे दिए हैं फ्लैट खरीदने का, तो 1 रुपया भी दे दिए, देन होल कंसिडरेशन इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है? शेड्यूल 1 का सप्लाई का, हाँ ये आप बोल रहे हैं कि ये वाला पॉइंट ये ना, और शेड्यूल 1 का है सेम नहीं है, इसमें सिर्फ फॉर अ कंसिडरेशन का बात कर रहा है। तो मैं आपका अगर बोलूंगा कि आप, मैं अगर बोल दिया तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो 7(1)(b है, आ रहा समझ में? और ये वाला जो पोर्शन है ना वो शेड्यूल 1 है, मैंने आपको जोड़ के बता दिया यहाँ पे। क्लियर है? वहाँ कंसिडरेशन का ही बात हो रहा है और यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन, इवन विदाउट कंसिडरेशन का बात हो रहा है, तो मैंने आपको जो यहाँ बता दिया। सॉरी, बीच वाला ओके। तीसरा ये खत्म करना आज, ये खत्म करना, नया चैप्टर भी स्टार्ट करना आज। सेक्शन 7(2), इसने बोला कि इस सेक्शन 7(2) में एक शेड्यूल दिया, शेड्यूल 3, उसमें बोला कि इसमें जो जो एक्टिविटी है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? इसमें जो जो एक्टिविटी है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई नहीं मानेंगे। कौन कौन सा? तो मजा वाला है ना कि शेड्यूल जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इस तो पहले देखते हैं कि क्या क्या है। आपको लगेगा साला ये सब तो ऐसे हम नहीं देते, मना कर दिए। ओके देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, सैलरी की में काम कर रहे हैं तो सैलरी में जीएसटी लगा के नहीं दे सकते, सैलरी में जीएसटी नहीं लगेगा। द एम्प्लॉय इंक्लूड्स परमानेंट एम्प्लॉय, कैजुअल एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय, कुछ भी हो। क्लियर है? मैं कंपनी हूँ, मेरे अंडर में 10 जन काम कर रहा है, सैलरी मैं उसको दे रहा हूँ, तो जो सैलरी का पैसा जा रहा है ना उस पर जीएसटी
नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है सर, वो मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हूँ मैंने, मैं परमानेंट नहीं है तो भी नहीं लगेगा। सर ये पार्ट टाइम है तो भी नहीं लगेगा। सर फुल टाइम है तो भी नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? ट्राइब्यूनल कोर्ट, और आपको कोई ट्राइब्यूनल सर्विस दे रहा है, ट्राइब्यूनल मतलब हाई कोर्ट आपको सर्विस दे रहा है, आपका वर्डिक्ट कर रहा है, केस हो गया, आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट। सी यू इन कोर्ट। कोर्ट पे तो जजेस आके बैठ के दे रहा है ना, आपको सर्विस दे रहा है, वो सब सर्विस पे जीएसटी नहीं है। द कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल हैज द स्पेसिफिक एक्सक्लूशन, ठीक है, हटा के रखा है। ठीक है, आपको एमपी एमएलए सर्विस दे रहा है, आ रहा समझ में? आप उसको वोट दे रही है, वो आपको सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस? अरे कोई भैया यहाँ से मेरा ना पानी ठीक से नहीं आता है, ठीक है, वो फ़ोन कर दिया, पाइप ठीक से करा, पाइप चेंज करवा दो, गंदा पानी आ रहा है। तो क्या ये सर्विस है ना? वो तो समाज सेविक है, ठीक है, समाज सेवा, जो समाज सेवा का ना एमपी एमएलए, वो सब पे जीएसटी नहीं है। तो आपको पता चला मैं क्यों बोला, इस पर तो नहीं भी बोलता तो जीएसटी नहीं देता। क्लियर है? फंक्शन परफॉर्म बाय एमपी एमएलए, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के कैपेसिटी में बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हो वो आपको सर्विस दे रहे हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं है। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, कोई भी ऐसा चेयरपर्सन है जैसे कि यूपीएससी का चेयरपर्सन हो गया, आरबीआई का गवर्नर हो गया, वो सब जो आपको सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट को जो सर्विस दे रहा है आपको, गवर्नमेंट को जो सर्विस दे रहा है उस पर जीएसटी नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ सच ड्यूटीज शुड बी इन ऑफिशियल कैपेसिटी, लेकिन वो सर्विस किस पे देना होगा? ऑफिशियल कैपेसिटी पे। एक एमपी है ना, क्योंकि सास भी कई बहू थी वाला, आ रहा समझ में? क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला एक सीरियल वाली है, वो सीरियल में जाके काम कर रही है, उसका पैसा उसको मिल रहा है, तो उस पर जीएसटी है। लेकिन वही जब एमपी एमएलए बन के सर्विस दे रही है, उसका सैलरी उसको मिल रहा है, रेम्यूनरेशन उसको मिल रहा है, उस पर जीएसटी नहीं है। क्लियर है सर? धोनी या कोई भी क्रिकेटर ऐड कर रहा है, विराट कोहली ऐड कर रहा है, तो उस पर जीएसटी है। लेकिन अगर उसको कोई क्रिकेट खेल के पैसा मिल रहा है, उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो जो क्रिकेट खेल रहा है ना, वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी पे खेल रहा है। आ रहा समझ में? एमपी इज एक्टिंग एज अ मूवी, एमपी मूवी में एक्ट कर रहा है, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन, पैसा मिल रहा है, इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। ड्यूटीज परफॉर्म बाय डिप्लोमेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द ऑफिशियल कैपिटल, कोई भी गवर्नर हुआ, डिप्लोमेट हो रहा है, वो जो सर्विस दे रहा है वो जीएसटी में नहीं है। क्लियर है? अलविदा सर्विस, अलविदा अलविदा समझ में आ रहा है ना? अलविदा सर्विस इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। सर अलविदा हुआ तो आपका वैन में लेके गया आपको, वो भी आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी। ठीक है, सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेशन, क्रीमेटोरियम और मॉर्चुरी, समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ फ्यूनरल, किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है, हाँ, उसमें जो पैसा लग रहा है, कोई आपको सर्विस दे रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं ना, या अंतिम संस्कार में हेल्प करते हैं, वहीं के लोग, ठीक है,
वो लोग जो सर्विस दे रहे हैं वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी है। कोई ब्यूरियल, कोई जलाने का सर्विस दे रहा है, कोई दफनाने का सर्विस दे रहा है, मॉर्चुरी में सर्विस आपको मिल रहा है, कोई मर गया तो नहीं है तो मॉर्चुरी में रखा जाता है, उसका सर्विस मिल रहा है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है। किसका? बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन भी जा रहे हैं। यहाँ से आप, यहाँ होता है ना हॉस्पिटल से घर ले जाते हैं, फिर घर से शमशान घाट ले जाते हैं, वो सभी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी है। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड आफ्टर डेथ, डेथ के बाद जितना भी सर्विस जा रहा है सब आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। क्लियर है? सब्जेक्ट टू लैंड, वही बता दे रहा है भाई, वो ये वाला जीएसटी है कि नहीं, ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, जीएसटी है कि नहीं? यस। और ये नहीं है तो वही बात कर रहा है। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग बाय इटसेल्फ not subject to GST. However, if any consideration received before the following, कोई भी consideration मिला before किसके? completion certificate या first occupation, the entire consideration received against such sale of land and building shall be liable to GST as a supply of service. यही तो बोलना था ना मैंने। क्लियर है? तो वो इसकी बात कर रहा है, सॉरी इसकी बात कर रहा है। इसकी बात वो कहाँ किया था? शेड्यूल 2 में, और इसकी बात ये कहाँ कर रहा है? शेड्यूल 3 में। क्लियर है? एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम मतलब सर आपका इंश्योरेंस का पैसा मिला, ठीक है, कोई कंपनसेशन मिला,
ओके, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? यहाँ पे आपको पढ़ाया था ना मैंने एक्शनेबल क्लेम। कोई भी डिबेंचर, कोई भी डिबेंचर, बेटिंग, कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन आपसे आपको पैसा मिला, कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट केस चलने पे आपको वहाँ से केस जीत गया आपने और पैसा मिला। मैडम ने मुझे मेरे ऊपर कोर्ट केस किया था, ठीक है, मैंने पैसा दे दिया और मैंने जाके उसके अगेंस्ट में एक केस कर दिया और मैं जीत गया। मैडम पैसा दे दी मुझे, तो जो पैसा मिल गया मुझे वापस, तो इट इज़ कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। तो उस पर वो एक्शनेबल क्लेम है। कोई भी इंश्योरेंस का पैसा मिला वो सब एक्शनेबल क्लेम। तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है, क्या हो गया, बंद हो गया। बोलने का मतलब सर यहाँ पे ये है कि एक्शनेबल क्लेम इज में जीएसटी नहीं आता, इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी एक्शनेबल क्लेम। बट बोलना चाह रहे हैं कि सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम रहेगा तो उस पर जीएसटी लगेगा। और स्पेसिफाइड क्या कौन बोला है सर? ये बेटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग अगर कुछ आप कर रहे हैं, उससे पैसा जीत रहे हैं, नेविन खेल रहे हैं, खेलो इंडिया खेल रहे हैं, अरे समझ में, ये बीच में बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया था। तो बोलता है सर आप उससे पैसा जीतेंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। और आपके पास जो 100 रुपया रहेगा, 100 रुपया आएगा आपके पास, आप जीत के, तो उस पर जीएसटी कट के आएगा। क्लियर? Supply of goods from a place, supply of goods from a place in the non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without entering to India। सर ये इंडिया है आपका, यहाँ एक कंट्री है और ये श्रीलंका है। ये आपका इंडिया कहाँ एक्सटेंड है? विद इन 12 नॉटिकल माइल, है ना? 12 nautical mile, India is extended up to 12 nautical mile from the coastline। coastline से सी वाटर जो है उसका 12 nautical mile में एक्सटेंडेड है, ठीक है। सर ये कहाँ से है? तो पढ़ाया नहीं सर, कस्टम में पढ़ाएंगे। कस्टम में तो ऐसे ही जाता है ना गुड्स, तो कस्टम में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप इतना समझ लो कि ये इंडिया है, इंडिया यहाँ तक कोस्टल लाइन तक नहीं, उससे 12 nautical mile भी एक्सटेंडेड है। तो यहाँ से कंट्री से गुड्स आके शिप यहाँ आ गया श्रीलंका, विथआउट एंटरिंग इनटू इंडिया। तो बताओ इस पे जीएसटी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं तो हर इंटरनेशनल शिप पे कहाँ से जीएसटी लगाएगा? अंडरस्टूड? तो विथआउट एंटरिंग इनटू इंडिया, इफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, देन नो जीएसटी इज लीवेबल, ठीक है। विथआउट एंटरिंग सर, हाँ सर, यहाँ से अगर एंटर करके फिर अगर यहाँ गया है तो जीएसटी लग सकता है, ठीक है। फिर दूसरा में देखो, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस टू एनी गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन सर, एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू अनदर पर्सन बाय इंडोर्सिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स आफ्टर गुड्स बीन डिस्पैच फ्रॉम पोर्ट ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको कंडीशन बताया है, दिस इज इंडिया, ठीक है, ठीक है। ये आपको पता है कि 12 नॉटिकल माइल है, ठीक है, समझ लो, ये उसका बात नहीं करेंगे, मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, लेकिन इसको अभी नहीं लाते। आई वांट टू मेक इट वेरी सिंपल, ठीक है। ये कंट्री, ये एक श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। सर यहाँ से यहाँ गुड्स जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, पहला भी पढ़ा है सर। अगर आपका कस्टम पोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पे कस्टम पोर्ट है,
कस्टम पोर्ट है। इसको जूम करते हैं थोड़ा। जूम करने से हमको पता चला कि कस्टम पोर्ट में क्या होता है। ये आपका एंट्री है, ये आपका सी कोस्ट है। यहाँ से गुड्स, यहाँ पे शिप आ गया, कोस्ट के पास लग गया, गुड्स यहाँ अनलोड हुआ। एक काम करते हैं, ये वाला यहाँ पे शिप आपका अनलोड हुआ, हो गया अनलोड। क्या नहीं, ये हम कैसे आप पोर्ट के ऊपर चढ़ा देंगे ये कैसे सेम थिंग हो गया भाई, नहीं है ना सेम थिंग। सुनो, यहाँ पे पोर्ट गुड्स, यहाँ पे क्या होगा, अनलोड। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होगा, अनलोड। और यहाँ पे कौन खड़ा है? अरे जीएसटी वाला नहीं खड़ा रहता भाई, यहाँ पे कस्टम ऑफिसर खड़ा है। कस्टम ऑफिसर क्यों खड़ा है? कस्टम ड्यूटी लेने के लिए, ठीक है, कस्टम ड्यूटी लेने के लिए। अभी क्या हुआ, और यहाँ पे एक वेयर हाउस है। समझ में आ रहा है? वेयर हाउस क्या रहता है? गोडाउन समझ लो, गोडाउन, ठीक है। क्या है वेयर हाउस? एक गोडाउन है, मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इट मे आल्सो बी मैनेज्ड बाय, मतलब एक दो टाइप का वेयर हाउस होता है, एक गवर्नमेंट वेयर हाउस, एक प्राइवेट वेयर हाउस। हम सोचो एक वेयर हाउस है इररेस्पेक्ट, लेकिन प्राइवेट वेयर हाउस इसका मतलब नहीं बाहर रहता, वो भी सब लोग यहीं रहता है वेयर हाउस, ठीक है। प्राइवेट वेयर हाउस या फिर गवर्नमेंट वेयर हाउस। बोला है कि सर पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ श्रीलंका था, यहाँ पे श्रीलंका था, यहाँ से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गया तो उस पर जीएसटी नहीं है। ये पहले बात मैंने आपको बता दी। मैंने कस्टम हाउस को जूम किया थोड़ा, जूम करने से मुझे पता चला ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बोला कि यहाँ अनलोड करके अगर गुड्स विथआउट आपका डोमेस्टिक कस्टम क्लियरेंस के पहले ही गुड्स अगर वापस आप एक्सपोर्ट कर दिए, विथआउट कस्टम क्लियरेंस आप गुड्स अनलोड किए और विथ एनी रीजन आपने एक्सपोर्ट कर दिया गुड्स, देन उस पर भी जीएसटी नहीं रहेगा। आ रहा समझ में? उस पर भी जीएसटी नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर नॉट क्लियरिंग द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन मतलब क्या? घर का कंजम्पशन, मतलब डोमेस्टिक में लेके नहीं आए, इंटरनेशनल है, ठीक है। डोमेस्टिक कब माना जाएगा? जब वो कस्टम ड्यूटी आपने पेमेंट कर दिया और गुड्स यहाँ से आप अपने ट्रक में बैठा के घर अपना चले गए लेके, तब मानेंगे वो होम कंजम्पशन हो गया। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप कस्टम वहाँ देखते ही रह गया और गुड्स आपने भेज दिया। तो भेज मतलब कहाँ दिया? उठा के इधर घर पे नहीं ले आया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा चीज ये मैं पहले तो बता दें यहाँ से यहाँ तक का, ये दूसरा ये बता। तीसरा मैं बोल रहा हूँ कि सर, तीसरा मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सर आपका गुड्स आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, गुड्स आने वाला था इंडिया में, ठीक है, इंडिया में घुसा नहीं था, यहीं कहीं पे था आपका गुड्स। आपने क्या किया ना, यहाँ पे एक आदमी था और यहाँ पे एक आदमी था, आपने इसको सेल कर दिया गुड्स। सर गुड्स तो आया नहीं है ना, गुड्स आने के लिए बोल दे सेल कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्यूमेंट में लिख दिया कि भाई गुड्स जो आ रहा है वो सेल, किसको सेल? किसी को सेल कर दिया, कोई बायर को सेल कर दिया, विदाउट एंटरिंग द गुड्स इनटू इंडिया, सेल कर दिया इन ट्रांजिट बिफोर होम कंजम्पशन, विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, आपने सेल कर दिया। तो वो जो आपने सेल किया है ना, इस पे भी जीएसटी नहीं है। अरे समझ में? सर ये कस्टम का क्लियरेंस करने के बाद सेल किया तब तो जीएसटी है, कि जब वो अपने कस्टम का क्लियरेंस करने के बाद से दैट गुड्स इट विल टर्न एज व्हाट? डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है। तो आपका उसको मानेगा जीएसटी नहीं, अदरवाइज इस पे जीएसटी नहीं है। क्लियर है? अब पढ़ते हैं इसको, पढ़ो।
सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरीज, यहाँ पे नॉन टैक्सेबल था ना, ये इंडिया यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, एक नॉन टैक्सेबल से दूसरे नॉन टैक्सेबल जा रहे हैं तो नो जीएसटी। दूसरा सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, आपने अनलोडिंग किया, अनलोडिंग को ही वापस एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि वेयर हाउस गुड में थोड़ा दिन रखा, थोड़े दिन रखने के बाद वेयर हाउस गुड से ही एक्सपोर्ट कर दिया। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन होने से पहले ही आपने क्लियर कर लिया तो इट इज नॉट अंडर द जीएसटी परव्यू। उसके बाद क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इंडोर्स कर दिया, document of title goods after the goods has been dispatched the port origin located outside India but before clearing for home consumption। इसका मतलब सर आपका इंडिया है, गुड्स आ रहा था यहाँ पे, यहाँ से डिस्पैच हो गया है बट यहाँ पे अभी तक पहुँचा नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय इंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, क्या किया आपने, टाइटल ऑफ गुड्स को इंडोर्स कर दिया, किसी और को बेच दिया, गुड्स आया नहीं लेकिन टाइटल ऑफ गुड्स दे दिया किसी और को। आफ्टर द गुड्स हैज बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन से डिस्पैच होने के बाद लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये कहाँ पोर्ट ऑफ ओरिजिन है, आउटसाइड इंडिया, बट बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन क्लियर होने से पहले। ये जो डिस्टेंस यहाँ का डिस्पैच से लेके यहाँ होम कंजम्पशन से पहले कभी भी आपने सेल कर दिया देन नो जीएसटी। आ रहा समझ में, क्लियर है? क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर आ रहा है। और किसी को? ओके, ये क्लैरिफिकेशन है, आपको थोड़ा घर पे पढ़िएगा, ठीक है? घर पे पढ़िएगा। चलो कितना पेज है, 2 पेज है, पढ़ा देता हूँ। थक गए क्या आप लोग? नहीं थके ना, पढ़ा सकते हैं। आप लोग क्या थके, थक तो मैं रहा हूँ। नहीं, ओके। सर्कुलर, देखो, लोन, आप किसी को लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट मिलेगा आपको, इंटरेस्ट पे जीएसटी है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन लोन जब दे तो उसका उस पर प्रोसेसिंग फीस भी लगता है। आपको पता है, जब आप किसी के पास लोन लेने का बैंक में जाइए लोन लेने के लिए, वो लोन देगा, उसके संग एक प्रोसेसिंग फीस काटेगा। पता चल रहा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलेगा कि आपका जैसे 1 लाख का लोन है, बोलेगा 1% कितना हो रहा है, 1% 1000, बोले 1000 का प्रोसेसिंग फीस। लोन प्रोसेस जो मैं करूँगा ना, कौन करेगा, बैंक, उसका प्रोसेसिंग फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा बिफोर लोन एप्लीकेशन। तो बोला कि उस पर जीएसटी है कि नहीं? आंसर इज यस, उस पर जीएसटी है। मैंने एग्जेम्पशन बोला, सिर्फ इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं है, अदरवाइज ये सब कोई भी चार्ज हो तो उस पर जीएसटी है। द सर्विस ऑफ ग्रांटिंग लोन, क्रेडिट, एडवांसेस बाय एंटिटी टू इट्स रिलेटेड एंटिटी इज द सप्लाई अंडर जीएसटी इन व्यू ऑफ सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, बोला है अच्छा कुछ मिस्टेक, अच्छा इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि रिलेटेड पर्सन है। रिलेटेड पर्सन मतलब समझ रहे हैं ना, मेरा खुद का एंटिटी कहीं और है, मैं यहाँ पे आसाम में हूँ और डिस्टिंक्ट पर्सन एक कहाँ है,
से दुबई में है, या आसाम में, वो दुबई में है। तो बोला है कि दुबई वाला, जैसा कि सोचो दुबई वाला तो यहाँ पे सेटअप करने के लिए पैसा दिया कि जाके इंडिया में सेटअप करो, बिजनेस करो। बिजनेस करने के लिए पैसा आएगा, तो दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? तुम वहीं से लोन ले लो, बैंक से लोन ले लो, SBI से लोन ले लो। किसको बोल रहा है? इंडियन एंटिटी को, आसाम मतलब वही इंडियन एंटिटी को। कौन बोल रहा है? दुबई वाला। या तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि मैं ही लोन दे देता हूँ। सर आप तो मेरे भाई बिजनेस में क्या एंटिटी, एक दूसरे को पैसा देंगे तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, लोन देता हूँ इंटरेस्ट देना होगा। सर बैंक 10% इंटरेस्ट लेता था, मैं 3% ही इंटरेस्ट दूंगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बोला इंटरेस्ट पे GST है कि नहीं है? नहीं है। द सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ग्रांटिंग लोन, क्या सर्विस दे रहा है? ग्रांटिंग लोन, क्रेडिट मतलब उधारी, एडवांसेस कोई एडवांस दे रहा है, इन so far as consideration is represented by way of interest or discount is fully exempt, no GST. Processing fees नहीं गया है। In case no consideration is charged from processing, facilitating administration fee by the loan by the person from related person for extending loan credit by way of interest discount, then no question of GST will be leviable. अगर प्रोसेसिंग फीस नहीं है तो नो GST इज leviable. अगर प्रोसेसिंग फीस है देन लायबल टू GST, सप्लाई ऑफ सर्विस। किस पे? प्रोसेसिंग फीस पे GST। ठीक है। क्या हो गया? ठीक है। Purchase or sale of securities or share in itself is neither supply goods or service, therefore no GST. अगर आप शेयर परचेज और सेल कर रहे हैं तो उस पे सेल ऑफ शेयर पे GST नहीं है। ठीक है। सेल ऑफ शेयर या सेल ऑफ परचेज ऑफ शेयर पे GST नहीं है। द इशॉप पता है ना? इशॉप क्या होता है? इशॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, मतलब क्या होता है? सर आप मैडम एम्प्लॉय है मेरे यहाँ के, बहुत मेहनती एम्प्लॉय है, ठीक है। इतनी मेहनती है, नहीं मेहनती है, सही में मेहनती है। इतनी मेहनती है कि मुझे ऐसा फील ही नहीं लगता कि हम और किसी को हायर करें, क्योंकि मैडम सारा काम कर देती है, इतना एफिशिएंसी है। और मैडम क्या सोच रही है? साला जितना भी काम करो मिलना तो सैलरी है ना? जितना भी काम करो मिलना तो सैलरी है। तो सैलरी बढ़ाता भी नहीं है मेरा, तो छोड़ के चले जाएंगे, है कि नहीं? ये तो होता है ना टेंडेंसी। अभी क्या है कि मैंने मैडम को बोला कि मैडम छोड़ के मत जाओ, मैडम ने रेजिग्नेशन डाल दिया था, छोड़ के मत जाओ, मैं आपको अपना कंपनी का स्टॉक दे देता हूँ, शेयर्स दे देता हूँ। तो मैडम बोलिए पागल समझाया गया, आपका कंपनी का स्टॉक तो मैं बाहर से ज़रूरत से भी खरीद सकता हूँ, है कि नहीं? ज़रूरत से भी खरीद सकता हूँ। नहीं ट्रेड होता है क्या? ट्रेड तो होता ही है। ज़रूरत में मतलब मार्केट से खरीद सकता हूँ, बोलने का मतलब है ज़रूरत ओपन करूँगा आपका कंपनी का शेयर मिल जाएगा।
अरे मैडम सुनो तो, पूरा बात ही नहीं सुनती है लड़की लोग में, तो यही प्रॉब्लम है, बात नहीं सुनती है पूरा। बोला आपको ज़्यादा मार्केट में कितना में मिलेगा, कितना आपका स्टॉक का ट्रेडिंग क्या चल रहा है, देख रहा 250 रुपया, मैं आपको 70 रुपये में दूँगा। बोले भाई ये तो बहुत अच्छा बात है। अब बोला आपके पास ही रहेगा शेयर, ठीक है, चाहिए क्या ना, हाँ चाहिए, है कि नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय को स्टॉक देना एट लोअर रेट, सो दैट पर्पस क्या होता है उसका कि एम्प्लॉय अच्छा एम्प्लॉय छोड़ के न जाए। तो आपको तो मैंने बोला कि मैडम है, हो सकता है कि बोर्ड को भी दिया, डायरेक्टर को दिया कि डायरेक्टर छोड़ के नहीं जाए किसी और कंपनी में, बेसिकली यही कंसेप्ट है। तो बोला कि ये जो स्टॉक आपको दिया गया है ईशॉप, उस पर भी जीएसटी नहीं है, क्लियर है। द ईशॉप इज अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ईशॉप जो दिया जाता है किसको दिया, एम्प्लॉय को दिया, किसने दिया, एम्प्लॉयर ने दिया, एम्प्लॉयर ने दिया, किसको दिया, एम्प्लॉय को दिया। तो भाई उस पर भी जीएसटी नहीं, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट हो रहा है ना वो अंडर द परव्यू ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन में हो रहा है, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन में जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। एंड विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सैलरी, सैलरी माना जाएगा उसको, हेंस नॉट अ सप्लाई एंड नो जीएसटी अकॉर्डिंगली, ठीक है। द फॉरेन कंपनी, देखो द फॉरेन होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड द शेयर्स टू द एम्प्लॉयज ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। अब मैडम तो देखिए साला जीएसटी लगता नहीं, तो और हम तो और बोलेंगे कि जा रहे हैं। मैडम क्या बोली, जीएसटी नहीं लगता, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, सैलरी का पार्ट ही है, तो मेरा तो सैलरी बढ़ना चाहिए, ठीक है, दिया ना स्टॉक, पर आपका स्टॉक बढ़ता ही नहीं है आपका स्टॉक बढ़ता ही नहीं है। तो आपका जो दुबई में था ना, हमको दुबई में भी तो स्टॉक एक्सचेंज होगा, आपको फॉरेन कंपनी का स्टॉक चाहिए, क्या समझ में आ रहा है, फॉरेन कंपनी का स्टॉक चाहिए। तो बोला फॉरेन होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली ट्रांसफर द शेयर टू द एम्प्लॉयज ऑफ द डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी एंड कहाँ ट्रांसफर किया, टू द एम्प्लॉय ऑफ द डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। एंड रिइंबर्समेंट ऑफ सच सिक्योरिटीज जनरली डन बाय द डोमेस्टिक कंपनी। तो पैसा जो फॉरेन कंपनी दिया, किसको दिया, फॉरेन कंपनी जो शेयर दिया, किसको दिया शेयर, एम्प्लॉय को, किसका एम्प्लॉय, डोमेस्टिक कंपनी का एम्प्लॉय को दिया। पैसा तो चाहिए ना फॉरेन को, ठीक है, पैसा तो चाहिए फॉरेन को, कौन देगा फॉरेन को पैसा, डोमेस्टिक कंपनी देगी पैसा कि मेरे एम्प्लॉय को आपने दिया तो पैसा ले लो। तो पैसा जो लिया है एंड द रिइंबर्समेंट कौन करेगा ऑफ सच सिक्योरिटीज इज जनरली डन बाय डोमेस्टिक कंपनी टू द फॉरेन होल्डिंग कंपनी ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस। मतलब कि जो मार्केट पे चल रहा है कोई वाला, आपको जो मार्केट पे कॉस्ट चल रहा है, जैसे कि वहाँ पे क्या चलता है, वहाँ पे दुबई में दिरहम, चलो दिरहम मुझे पता है, दिरहम चलो कुछ दिरहम चल रहा होगा, तो उतना दिरहम तो मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, तो जितना मार्केट में चल रहा है उतना हम भेज देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस में, कॉस्ट टू जैसे इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज विदाउट एनी एलिमेंट ऑफ एडिशनल फीस। उसमें कोई एडिशनल फीस नहीं देंगे, कोई एडिशनल फीस नहीं रहेगा, मार्कअप नहीं रहेगा, कमीशन नहीं रहेगा। एंड इज नॉट अ सप्लाई, हेंस नॉट अ इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड नॉन जीएसटी इज लायबल। जो पैसा उसको देंगे ना, पैसा उसको देंगे उस पर जीएसटी नहीं रहेगा। गवर्नमेंट आके ये नहीं बोल सकती अरे आपने पैसा दिया है, हाँ दिया है, किस लिए दिया है, शेयर्स है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, हाँ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आपका आपने सर्विस दिया, किसको दिया, एम्प्लॉय को दिया, पैसा आपने दिया किसको है, आउटसाइड इंडिया दिया, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि आपने क्या दिया है, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे दिया है, इस पर कोई एडिशनल फीस मार्कअप नहीं है, क्लियर है।
हाउएवर इफ द फॉरेन कंपनी चार्जेस एडिशनल फीस, लेकिन फॉरेन कंपनी सोचो 10 दिरहम का है, उस वो मार्कअप फीस 11 दिरहम ले रही है। 1 दिरहम क्या मार्कअप फीस ली या फिर कमीशन ली फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी शैल बी कंसीडर्ड एज द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस of facilitating arranging the transaction and securities by holding company to the domestic subsidiary and GST will be leviable. कितना किस पे? On amount of additional fees. Additional fees जो देगा ना 1 दिरहम उस पे GST लगाएगा। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? हाँ सर। कौन वाला? एडिशनल मार्कअप फीस, सोचो ये इंडिया है, ये यूएस है ना? इंडिया है, यूएस है। इंडिया का एम्प्लॉय है, इंडिया का एम्प्लॉय को यूएस ट्रांसफर कर दिया है डॉलर जो शेयर्स। सोचो $100 का शेयर था, मार्केट में $100 पे चलता था शेयर। $100 में ही $100 का शेयर्स दिया और $100 ही इसको पैसा ट्रांसफर कर दिया अपॉन डोमेस्टिक कंपनी टू फॉरेन कंपनी होल्डिंग कंपनी। क्लियर है? इन दैट केस $100 पे नो जीएसटी। ठीक है, लेकिन वो यूएस कंपनी क्या बोली कि भाई हम जो पैसा ट्रांसफर करेंगे ना, मेरा बहुत सारा चार्जेस है, ये चार्ज हलाना फैलाना बहुत चार्जेस है। इन दैट केस आपको चार्जेस के साथ पैसा देना पड़ेगा। वो चार्जेस हो जाएगा $100 प्लस 5% कमीशन $105। तो बोलना चाह रहा है कि सर वो $5 जो है ना उस पे जीएसटी लगेगा। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? हाँ सर। ओके। अभी आप लोग घर पे पढ़ लेना। आई एम प्रीटी एग्जॉस्टेड। ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट डे आई विल कल ही क्लास है, कंपोजिट सप्लाई होगा सेक्शन 8। सेक्शन 7 खत्म, ये आप घर पे पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू।